प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों को एक कविता बताने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। चंद्रग्रहण से लौटती बेर, बेर का मतलब होता है वक्त। चंद्रग्रहण से लौटते वक्त। चंद्रग्रहण एक स्थान का नाम है जहाँ कवि जहाँ से लौट रहे हैं और वहाँ से आते वक्त उन्होंने जो प्राकृतिक और सृजनात्मक कल्पना शैली को उन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। खेत खलिहान और उनका प्राकृतिक दृश्य उनके मन को मोह लेते हैं और उसी का वर्णन कविता में कवि ने किया है। प्रस्तुत कविता के कवि केदारनाथ अग्रवाल हैं, जिनका जन्म 1911 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 2000 में हुई। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। जैसा कि तुम लोग हम बताए कि कवि चंद्रग्रहण नामक गांव से लौट रहे हैं और वहाँ उन्होंने जो प्राकृतिक दृश्य को देखा उसी का वर्णन किया है। कविता है देख आया चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि जब चंद्रग्रहण से लौट रहे थे, लौटते वक्त जो वे दृश्य देख रहे थे उसी का वर्णन किए हैं। क्या देखते हैं? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। वे एक खेत की मेड़, मेड़ मतलब क्या होता है? दो खेतों के बीच का जो स्पेस है उसको मेड़ कहते हैं। वहाँ पर कवि बैठ गए हैं और प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे हैं। क्या देखते हैं? एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। एक चना का पौधा देखते हैं जिसकी लंबाई या ऊंचाई जो कहो एक बीते के बराबर है, इसलिए उसको कहा गया है ठिगना। ठिगना मतलब नाटा। और क्या कहता है? बांधे मुरेठा शीश पर। वे अपने शीश पर मुरेठा बांध लिए हैं। अब तुम लोग को पता चल गया होगा कि मुरेठा कब बांधा जाता है? शादी के वक्त। यानी यहाँ पर कवि ने ये जो पौधा है ठिगना चना, उसको एक दूल्हे के रूप में व्यक्त किया है ना। उनका मानना है यह एक दूल्हा के रूप में है जो कि अपने शीश पर मुरेठा बांध लिया है और छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। वो मुरेठा क्या है? छोटा गुलाबी फूल। यानी चना का जो फूल होता है वो गुलाबी रंग का होता है। चने के पौधे में फूल आ गए हैं, इसलिए कवि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ये बता रहे हैं कि उस पौधे ने, चने के पौधे ने मुरेठा बांध लिया है और सजकर खड़ा है। यानी कि दूल्हा के रूप में सजकर खड़ा है। अब दूल्हा है तो दुल्हन भी चाहिए, तो दुल्हन कौन होगा ये बाद में बताएंगे। और क्या कहता है? पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। तो चने के जो पौधे हैं उसके बीच में एक अलसी का भी पौधा है। अलसी मतलब तीसी, जिसको कि हठीली कहा गया है। हठीली कहने का तात्पर्य यह है कि उसने हठपूर्वक वहाँ स्थान बना लिया है। और देह की पतली कमर की लचीली, वह देह की पतली है और कमर की लचीली है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है
जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। यहाँ पर वह एक जिद्दी नायिका है। अलसी क्या है? एक जिद्दी नायिका है जो कि कमर की पतली है और देह की लचीली है, और कह रही है कि जो छुए मुझे मैं उसको हृदय का दान दूं। यहाँ पर इसको अल्हड़ नायिका भी कह सकते हैं, क्योंकि यह कोई अल्हड़ नायिका ही कह सकती है कि जो मुझे छुए मैं उसको हृदय का दान दूं। कहने का तात्पर्य है जो उसको छुएगा उसमें भी फूल का रंग लग जाएगा, ये उसका भाव है। और सरसों की न पूछो, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी। वहाँ एक सरसों का ही पौधा है जिसको कि सयानी कहा गया है। सयानी मतलब जिसका उम्र हो जाता हो। यह एक नायिका के रूप में चित्रित की गई है जिसका शादी होने वाली है और वह जो है सयानी हो गई है। ठीक है ना? यानी कि चने का पौधा नायक है तो ये जो है नायिका है। कौन? सरसों। कहने का तात्पर्य है कवि जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर सरसों का ही पौधा दिख रहे हैं, उसमें पीला रंग का फूल फूला हुआ है, और कवि को लगता है कि यह सयानी हो गई है और शादी के लिए तैयार है। क्या कहता है? हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। उसके हाथ पीले हो गए हैं। हाथ पीला कब होता है? जब शादी होती है ना? तो यहाँ पर कवि ने उसका वर्णन एक नायिका के रूप में किया है, और विशेष रूप से कहना है कि उसमें पीले रंग के फूल खिल गए हैं। फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। वहाँ पर फागुन का महीना है। फागुन के महीने में जगह जगह पर फाग गाया जाता है, तो लगता है कि वे सब शादी के अवसर पर गीत गाने वाले हैं। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर कब होता है? जब लड़की अपने पसंद से लड़के के गले में जयमाला डालती है। जैसे सीता का स्वयंवर हुआ, द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, है ना? तो कवि को लगता है कि वहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, यानी कि लड़की लड़के के गले में माला डाल रही है। और प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। अनुराग मतलब प्रेम। कवि प्रकृति के प्रेम रूपी आंचल को हिलने के बारे में कवि ने कहा है कि प्रेम रूपी आंचल हिल रहा है। कवि जहाँ पर बैठे हैं वह स्थान बहुत सुनसान है, विजन है। कहता है इस विजन में, विजन मतलब सुनसान, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। व्यापारिक नगर में क्या होता है? हमेशा कल पुर्जे की शोर हल्ला गुल्ला सुनाई देने के कारण वहाँ पर बहुत लोगों को टेंशन जैसा लगता है, मन में शांति नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर इस सुनसान स्थान में कवि को लगता है यहाँ पर अधिक शांति है। इसलिए कवि ने कहा है कि औद्योगिक नगर से इस विजन में अधिक प्रेम दिखाई दे रहा है, यानी अधिक शांति मिल रही है। और पैरों के तले है एक पोखर। कवि जहाँ पर खड़े हैं उसके पैरों के तले एक पोखर भी है। पोखर मतलब तालाब। उठ रही उसमें लहरियाँ, उसमें भी लहरियाँ उठ रही हैं, लहर उठ रहे, तरंग उठ रहे हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी, और उसके नीले तल में उसके किनारे किनारे जो हरियाली है वहाँ पर भूरे रंग की घास है, और वह भी लहरियाँ ले रही है। जिसे कहता है ले रही वह भी लहरियाँ। हवा के चलने के कारण वो घास भी हिल रहा है। नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियाँ।
एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा। उस तालाब में कवि को एक चांदी का गोल खंभा दिखाई देता है। गोल खंभा क्या है? सूर्य का प्रतिबिंब जब पानी के अंदर जाता है उसका लगता है कि वहाँ पर कोई गोल खंभा है। चांदी क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य का किरण जो है वह चांदी के समान चकमका रहा है, इसलिए कहता है एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंख को है चकमकाता, ऐसा लगता है जैसे आंखें चौंधिया रही हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। इस दो पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है ना। तालाब के किनारे कई पत्थर हैं जो पानी पी रहे हैं। लगता है पता नहीं इसकी प्यास कब बुझेगी। तो पत्थर भी कहीं पानी पीता है क्या? नहीं पी सकता है। तो यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया है, यानी कि तालाब में जो पानी है उसमें जो तरंग उठता है वह पत्थर तक जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है। कवि को लगता है पता नहीं इसकी प्यास कब बुझेगी। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। और कवि क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक बगुला भी है पानी में जो अपने टांग को जल में डुबाए हुए हैं, और जैसे ही वह चंचल मछली को देखता है ना, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। ऐसे तो लगता है कि वह बहुत ध्यानस्थ है, उसके समान सीधा सरल कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे वो मछली को देखता है तो तुरंत अपनी ध्यान मुद्रा को त्यागता है। चट दबाकर चोंच में उसको चोंच में दबा लेता है। चट में जल्दी और नीचे गले के डालता है, गले के नीचे उतार लेता है ना। यहाँ पर बगुला किसका प्रतीक है? समाज के शोषक वर्ग का प्रतीक है, जो भोली भाली जनता को का शोषण करती है, भोली भाली जनता को तबाह करती है ना। और मछली किसका प्रतीक है? भोली भाली जनता का प्रतीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर मछली किसका प्रतीक है, बगुला किसका प्रतीक है? इसलिए बता दिए बगुला शोषक वर्ग का प्रतीक है। आगे चलिए। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया। और कवि क्या देखते हैं? एक काला माथा वाली चतुर होशियार चिड़िया है, पक्षी है। श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। उसके पंख श्वेत हैं, उसके पंख कैसे हैं? सफेद हैं, और उससे वह झपाटा मारता है और टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, जैसे वह एक उजले रंग के चंचल मछली को देखता है वह टूट पड़ता है हृदय स्थल पर, यानी कि तालाब के बीच में चला जाता है और सफेद पंख से झपाटा मारता है। और जैसे ही मछली घायल होती है तो उसको चोंच पीली में दबाकर, अपने पीले रंग के चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में आकाश में चली जाती है। समझ गए? यानी कि पक्षी का माथा काला है, चोंच पीला है और पंख सफेद हैं। समझ गए? कवि जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर उनको प्राकृतिक दृश्य देखने में बहुत आनंद लग रहा है। वे चाहते हैं कि देखते ही रहें और कुछ देर देखें और कुछ देर बैठें, जाना नहीं चाहते हैं। इसलिए वे जब टाइम देखते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि और यहीं से भूमि ऊंची है, जहाँ पर कवि बैठे हैं वहाँ से कवि को ऊंची भूमि दिखाई दे रही है ना, जिस पर कि रेल की पटरी गई है, रेल की ट्रेन की पटरी गई है। कवि को लगता है कि स्टेशन नज़दीक में ही है, जब समय होगा तो मैं स्टेशन चला जाऊंगा, अपने गंतव्य पर चला जाऊंगा। इसलिए कवि अभी कुछ देर तक और बैठे रहना चाहते हैं। इसलिए कहता है कि ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से
रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। अभी ट्रेन का टाइम नहीं है कि वह जल्दी जाएगा ट्रेन पकड़ने के लिए, इसलिए वह स्वच्छंद होकर, आज़ाद होकर वहाँ के प्राकृतिक दृश्य को देखना चाहते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि जाना नहीं है, अभी तो जाना नहीं है, बहुत टाइम है, अभी मैं और कुछ देर देखना चाहता हूँ। चित्रकूट की अनगर चौड़ी, अनगर मतलब नॉट प्लेन, प्लेन नहीं, समतल नहीं, और समतल। चित्रकूट वह स्थान क्या है? चित्रकूट है। वहाँ की भूमि जो है वह चौड़ी है, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं, कांटेदार कुरूप खड़े हुए हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़, कांटेदार कुरूप दिखाई देते हैं। वहाँ पर रीवा के पेड़ हैं जो कि कांटेदार हैं और उनको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर वे सूगे का स्वर सुनते हैं, मीठा मीठा रस टपकाता, टें टें टें, वनस्थली का हृदय चिरता, उस वनस्थली के हृदय को चिरता हुआ वहाँ पर तोते का स्वर सुनाई देता है, उठता है, गिरता है। सारस का स्वर, वहाँ उसको सारस पक्षी का भी स्वर सुनाई देता है, टिरटों टिरटों। तो कवि का मन होता है कि वह भी उसके साथ उड़ जाए, इसलिए लिखा है, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए, पंख फैलाकर कवि उड़ना चाहते हैं सारस के संग, जहाँ जुगल जोड़ी रहती है, जहाँ पर कि उनकी जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, वहाँ कवि जाना चाहते हैं। सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ चुपके चुपके, वह वहाँ पर जाकर उसकी सच्ची प्रेम कहानी चुपके चुपके सुनना चाहते हैं। इसलिए कवि की हार्दिक इच्छा है कि वह भी सारस के साथ उस हरे खेत में चला जाए जहाँ पर कि उसकी जुगल जोड़ी रहती है। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में मैं तुमको फिर से समझा दूंगा यदि कोई दिक्कत होगा तो, और क्वेश्चन आंसर जो है लिख के रखना। ठीक है बच्चों, आज क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।